दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रूस की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी जो कि एक इंसान और एक जादुई मछली के रोमांचक कारनामों पर आधारित है। ये फैंटेसी फिल्म रूस में काफी मशहूर है, जिसका अंत देखकर आप सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में नदी के नीचे मछली राजा को दिखाया जाता है, जो कि एक अंगूठी लेकर बैठा होता है। वो अपने गुप्तचर मेंढक से कहता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूँ वो कहाँ गई? मेंढक कहता है, महाराज उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बात से नाराज मछली राजा उस मेंढक को अपनी ओर खींचकर उससे कहता है, नदी नाले तालाब हर जगह उसका पता लगाओ। अगले सीन में रूस के एक गांव में एक अंधे लोहार का घर दिखाया जाता है, जहां लोहार के सो रहे बेटे इवान को उसका कुत्ता आकर जगाता है। इवान दिल का साफ होता है, पर वो थोड़ा मूर्ख भी होता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो भट्ठी पर काम कर रहा उसका अंधा बाप उससे कहता है, तुम्हें भी ये लोहार वाला काम सीख लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगा? इवान कहता है, हाँ सीख लूंगा। फिर उसके पिता खाने के लिए उससे मछलियां पकड़ कर लाने को कहते हैं, तो इवान एक बाल्टी और कांटा लेकर मछली पकड़ने निकल पड़ता है। इवान बर्फ से जम चुकी एक नदी पर जाता है और एक सुराख से पानी हो जाता है और मछली से कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और फिर वो लेट जाता है। इस दौरान उसके मुंह से निकलता है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं बिना अपनी ये भट्ठी छोड़े ही पूरा शहर घूम लूं। तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है और उसका घर ऊपर की तरफ उठने लगता है। इवान कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो मछली कहती है, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो रही है। इस पर इवान कहता है, पर मैंने तो यूं ही कहा था। तो मछली कहती है, पर तुमने इच्छा मांगी थी। अब देखते ही देखते इवान अपनी भट्ठी सहित घर से बाहर आ जाता है और उसकी भट्ठी गाड़ी की तरह आगे बढ़ने लगती है। मछली उससे कहती है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम भट्ठी छोड़े बिना ही शहर घूमना चाहते हो, इसलिए यह भट्ठी भी तुम्हारे साथ चल रही है। इवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। सर्दी का मौसम होने की वजह से इवान ठिठुर रहा होता है, इसलिए उसके मुंह से निकलता है, काश गर्मी और हरियाली होती। उसके ऐसा कहते ही हर जगह से बर्फ गायब होने लगती है और गर्मी का मौसम आ जाता है, जिससे चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है और नदियों पर इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ तुम्हारी तीसरी इच्छा बची है। तो इवान अब उस मछली को बाल्टी में लेकर वहां से आगे बढ़ता है और कहता है कि लोग सही कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। मैंने अपनी दो इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी। मैं चाहता तो कुछ बड़ा मांग सकता था। तो मछली कहती है कि हर आदमी अपनी सोच के स्तर के हिसाब से ही चीजें मांगता है। खैर, आगे बढ़ते वक्त कुछ लुटेरे इवान को रोक लेते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं, पर इवान के पास पैसे नहीं होते, तो वो लोग उससे उसकी मछली छीन लेते हैं। लेकिन मौका देखकर इवान अपनी मछली वाली बाल्टी लेकर वहां से भागता है, तो वो लुटेरे उसका पीछा करते हैं। बचने का कोई रास्ता न देखकर इवान मछली को नदी में छोड़ देता है और उससे कहता है कि यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। इस बात से गुस्साए वो लुटेरे उसे एक पेड़ पर उल्टा लटकाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां एक खूबसूरत लड़की आती है। वो रस्सी खोलकर इवान को नीचे उतारती है। इवान उसके कंधे पर रखा चमकीला मछली वाला स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही मछली है। अब वो उससे उसका नाम पूछता है, तो मछली उसे अपना नाम याना बताती है। इवान उससे उसका मछली वाला स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग न सके। फिर वो याना से कहता है, अभी मेरी तीसरी इच्छा बची हुई है, उसका इस्तेमाल मैं समय आने पर करूंगा। याना कहती है, अब आगे क्या करना है? तो इवान कहता है, मैं रूस के राजा जार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। याना पूछती है कि क्या ये तुम्हारी तीसरी इच्छा है? इवान कहता है कि नहीं, इसके लिए मैं खुद ही प्रयास करूंगा, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। याना कहती है, ठीक है। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी नैन्सी की नौकरानी राजकुमारी से बताती है कि इंग्लैंड के राजदूत आ रहे हैं। ये सुनकर राजकुमारी नैन्सी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से सज संवर कर बैठ जाती हैं। लेकिन राजा जार अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी अंग्रेज से शादी करे। थोड़ी देर में इंग्लैंड का राजदूत वहां आता है। वो राजा को खुश करके उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने के इरादे से आया हुआ होता है, इसलिए वो राजकुमारी नैन्सी को एक छाता देता है, जिसे देखकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है। पर राजा जार को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो राजदूत से कहते हैं कि अंग्रेज हर जगह से। अब तक इवान और याना भी जार के राज्य में पहुंच जाते हैं। इधर वो अंग्रेज राजा को एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि ये मशीन अपने आप ही संगीत बजाती है। दरअसल राजदूत ने मशीन के अंदर अपना एक आदमी छुपा रखा होता है, जो मशीन का बटन
दबाने पर संगीत बजाता था, पर वहाँ किसी को राजदूत की ये चालाकी नहीं पता होती। जब राजदूत मशीन से संगीत बजाकर राजा को दिखा रहा होता है तो इवान याना के साथ महल की चार दीवारी से ये सब देख रहा होता है। इधर राजा उस मशीन से प्रभावित नहीं होता और राजदूत से कहता है, हमें ऐसे किसी भी मशीन की जरूरत नहीं, पर नैन्सी अंग्रेज राजदूत पर फिदा होती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। इस दौरान राजदूत नैन्सी का हाथ चूमने लगता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपनी बेटी को कैसे समझाए, लेकिन तभी इवान वहां भागता हुआ आता है और राजा से कहता है कि आपको राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से करने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए कोई ऐसा यंत्र लाऊंगा जो अपने आप ही संगीत बजा सके। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो कोई वजह चाह रहा होता है जिससे वो राजकुमारी को अंग्रेज से शादी करने से मना कर सके। इसलिए राजा इवान से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कोई संगीत यंत्र ले आते हो तो तुम जो चाहो मांग सकते हो। इवान कहता है, क्या तब आप मेरी राजकुमारी से शादी करा सकते हैं? तो राजा कहता है हाँ। राजा की बात सुनकर राजकुमारी चिढ़ जाती है, क्योंकि वो हर हाल में उस अंग्रेज से ही शादी करना चाह रही होती हैं और उसे इवान पसंद नहीं आता। इसलिए वो इवान को डराने की कोशिश करती है, पर इवान अपनी बात पर कायम रहता है। अब राजा अपने आदमी से इवान को इस खोज पर जाने के लिए नए कपड़े और जूते देने को कहता है, क्योंकि इवान गरीब था और उसने पैर में सिर्फ फटे हुए मोजे पहन रखे थे। इस बात से इवान बहुत खुश हो जाता है और बाहर आकर वो ये बात याना को बताता है। याना उससे कहती है कि ऐसा वाद्य यंत्र मौजूद तो है, पर उसको लाना बहुत ही मुश्किल है। इवान पूछता है ऐसा क्यों? तो वो उसे बताती है कि वो वाद्य यंत्र अंधेरे जंगल में एक बिल्ले के पास है और अब तक जो भी उसे लाने गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। इवान पूछता है कि किस तरह का खतरा है वहाँ। तो याना कहती है, बिल्ले का संगीत यंत्र ऐसा है कि अगर वो खुशी का गाना बजाता है तो इंसान नाचने लगता है और रुकता ही नहीं। फिर जब वो इंसान नाचते नाचते थक जाता है तो वो बिल्ला उसे खा लेता है, और अगर वो बिल्ला गम का गीत बजाता है तो इंसान रोते रोते सो जाता है और तब भी वो बिल्ला उसे खा लेता है। ये सुनकर इवान कहता है, फिर तो ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन मैं ये खतरा उठाऊंगा। इसके बाद वो एक थैले में खाने का सामान भरकर याना के साथ उस यंत्र की खोज में निकल पड़ता है। इस दौरान ये दोनों कई दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए अंधेरे जंगल के करीब पहुंच जाते हैं। वहां याना इवान से कहती है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। तो अब इवान अकेले उस अंधेरे जंगल में अंदर जाता है। वहां चारों ओर लोगों के कंकाल और हड्डियां पड़ी होती हैं। तभी तो मैं तुम्हें अपना ये वाद्य यंत्र दे दूंगा। फिर वो इवान से पूछता है कि गम के गीत बजाऊं या खुशी के? इवान कहता है गम के गीत। तो अब वो बिल्ला गम के गीत गाते हुए अपना वाद्य यंत्र बजाने लगता है, पर हैरानी की बात यह होती है कि इवान को उस गीत से कोई फर्क नहीं पड़ता और इवान उस गाने की आगे की लाइनें गाने लगता है। ये देखकर वो बिल्ला इवान से पूछता है कि तुम्हें इस गीत की लाइनें कैसे पता हैं और तुम इस गीत को बजाने से दुखी क्यों नहीं हुए? तो इवान कहता है कि मेरी माँ बचपन में मुझे हर रोज ये गीत सुनाती थी, इसलिए मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ला शर्त हार चुका होता है, इसलिए वो इवान से कहता है कि अगर तुम मेरा वाद्य यंत्र ले जाओगे तो मैं तो भूखे मर जाऊंगा। इस पर इवान उसे अपने थैले से निकालकर काफी कुछ खाने पीने को देता है, जिससे खुश होकर बिल्ला इवान से कहता है कि इस वाद्य यंत्र के साथ साथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दूसरी तरफ नदी के पास बैठकर इवान का इंतजार कर रही याना से मिलने मछली राजा का दूत मेंढक आता है। वो उससे कहता है कि मछली राजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम उनके पास चलकर उनसे जल्दी से शादी कर लो। याना कहती है, उनसे बता दो, मैं उनसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। अब तक इवान कहता है हाँ। इसके बाद ये दोनों वहां से वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में इवान उससे कहता है कि तुम मछली राजा से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम वहां से भाग आई। याना कहती है हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहां इंग्लैंड का राजदूत वेश बदलकर इस बार इटली का राजदूत बनकर आया हुआ होता है, ताकि वो राजा को राजकुमारी से शादी के लिए मना सके। राजकुमारी उसे पहचान लेती है और खुश हो जाती है, पर इससे पहले कि वह राजदूत राजा से राजकुमारी का हाथ मांगता, इवान वहां वाद्य यंत्र लेकर पहुंच जाता है और बिल्ले से कहकर वहां खुशी के गीत बजवाने लगता है, जिससे दरबार में मौजूद सभी लोग ना चाहते हुए भी नाचने लगते हैं। जादुई संगीत की वजह से वो लोग खुद को रोक नहीं पा रहे होते हैं और नाचते नाचते बेहाल होने लगते हैं। आखिरकार इवान के कहने पर बिल्ला संगीत बजाना बंद कर देता है। राजा इवान से बहुत खुश होता है और उससे कहता है ये तो बहुत कमाल का वाद्य यंत्र है, इसलिए ये बिल्ला और यंत्र अब से हमारे महल में रहेंगे। अब इवान राजा से कहता है कि शर्त के अनुसार अब आप अपनी बेटी नैन्सी की शादी मुझसे करेंगे ना? तो राजा कहता है हाँ।
पर नैन्सी बहुत ही मक्कार और घमंडी थी। वो सिर्फ उस अंग्रेज राजदूत से ही शादी करना चाहती थी। इसलिए इवान से शादी ना करने के लिए वो चालाकी दिखाते हुए उससे कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करो जिससे मुझे लगे कि तुम मेरे खातिर कुछ भी कर सकते हो। भोला भाला इवान नैन्सी की चालाकी नहीं समझ पाता, जिसे वो कभी पूरा न कर पाए और यहाँ कभी लौट कर वापस भी ना आए। इसलिए वो इवान से कहती है, मैं तुम्हें कल उस काम के बारे में बताऊंगी। इसके बाद इवान याना के पास जाता है। इवान को खुश देखकर याना उससे पूछती है कि राजकुमारी और तुम्हारी शादी तय हो गई क्या? इवान कहता है नहीं, उसने कहा है कि अगर मैं उसका एक और काम पूरा कर लूंगा तो मुझसे शादी करेगी। रात में राजकुमारी नैन्सी महल के स्टोर रूम में जाती है और वहां अपनी माँ से संपर्क करने वाली कुर्सी पर वो अपनी दुष्ट माँ की आत्मा को बुलाती है। उसकी माँ की आत्मा उससे पूछती है कि आखिर इतनी रात को क्यों बुलाया है मुझे? तो नैन्सी कहती है कि मैं उस इवान को कोई ऐसा मुश्किल काम देना चाहती हूँ जिसे वो कभी पूरा न कर पाए और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो उसके माँ की आत्मा उसे एक मुश्किल काम बताती है। अगले दिन योजना के अनुसार राजकुमारी के कहने पर राजदूत राजा को एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि इस मशीन में सलाद डालो तो अपने आप ही कट जाती है और फल डालो तो जूस भी अपने आप ही निकल जाता है। दरअसल राजदूत ने इस मशीन के अंदर भी अपना एक आदमी छिपा रखा होता है जो ये सब काम करता था, पर बाहर सबको लगता था कि मशीन ये काम कर रही है। राजदूत राजा से पूछता है कि क्या आपके राज्य में ऐसी कोई मशीन है? इससे पहले कि राजा कोई जवाब देता, अपनी माँ की योजना के अनुसार नैन्सी राजा से कहती है कि पिताजी क्या इवान कोई ऐसी मशीन या कोई? तो राजा कहता है कि ऐसे जादुई मेजपोश के बारे में मैंने सुना तो है पर हकीकत में कभी देखा नहीं। तो नैन्सी चालाकी दिखाते हुए उनसे कहती है कि अगर इवान ऐसा जादुई मेजपोश ले आता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर राजकुमारी की शर्त के अनुसार इवान याना के साथ वो जादुई मेजपोश ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में याना उसे बताती है कि वो जादुई मेजपोश जॉन और रॉन नाम के दो भाइयों के पास है। कई सालों पहले वो दोनों शहर छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में रहने आ गए। दोनों को बैठे बिठाए खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, इसलिए वो लोग आलसी हो गए और खाते खाते उनका शरीर इतना फूल गया कि वो दोनों अब ज्यादा चल फिर नहीं सकते। इस तरह बातें करते करते ये दोनों एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुकते हैं। गरीब होने के बाद भी दोनों में बहुत प्रेम होता है। वहां से आगे बढ़ने पर याना इवान से कहती है कि दो लोगों में प्रेम सुई और धागे की तरह होना चाहिए, जिसमें एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, जैसे कि उस बुजुर्ग पति पत्नी में था। बातें करते करते ये दोनों खूबसूरत हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हैं और आखिरकार उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जो कि ऊंची ऊंची चट्टानों से बना हुआ था। उन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच भारी भरकम शरीर वाले वो दोनों भाई जादुई मेजपोश लेकर बैठे हुए होते हैं। फिर वो उस जादुई मेजपोश से 56 भोग मांगते हैं। पलक झपकते ही मेजपोश पर स्वादिष्ट खाना आ जाता है और दोनों भाई छक्कर खाने लगते हैं। पहाड़ी के ऊपर खड़े इवान और याना ये सब देख रहे होते हैं। फिर जब ये दोनों भाई खाते खाते थक जाते हैं तो इवान उनके पास आता है और उनसे मेजपोश मांगता है। इस बात से वो दोनों भाई बहुत नाराज हो जाते हैं और इवान के सर पर एक नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। तो अब इवान को उठाने के लिए याना वहां आती है। वो दोनों भाइयों से कहती है कि एक बार अपना मुंह पानी में देखो। उसकी अच्छाई और मासूमियत देखकर याना को भी इवान से प्यार हो जाता है, पर वो उसे जताती नहीं। उधर जार के महल में राजकुमारी और राजदूत रंगरेलियां मना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इवान अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। लेकिन इसी दौरान इवान वहां लौट आता है। राज्य के लोग उसके सफल होने पर उसका जोरदार स्वागत करते हैं और खुशी मनाते हैं। ये देखकर राजा याना से कहता है, देखो जनता की नजर में अब वो एक हीरो बन चुका है, सब उसे पसंद करते हैं। लेकिन नैन्सी को यह सब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो किसी भी हाल में इवान से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो फिर से स्टोर रूम में जाकर अपनी माँ की आत्मा को बुलाती है। दुष्ट माँ उसे फिर से एक खतरनाक योजना बताती है। अगले दिन दरबार में सभी की उपस्थिति में याना राजा से कहती है कि मैं इवान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि शादी के लिए मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए इवान को अंधेरी दुनिया में जाकर इस शादी के लिए मेरी माँ की आज्ञा लानी होगी। ये सुनकर राजा समझ जाता है कि उसकी बेटी शादी ना करने के लिए ये सब मुश्किल काम इवान को दे रही है क्योंकि अंधेरी दुनिया में जिंदा जाना असंभव है। इस बात से राजा और इवान दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन इवान इस काम के लिए भी हाँ कर देता है। इसके बाद वो याना के पास जाता है। याना उससे कहती है कि उस जगह जिंदा जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, क्योंकि वो दूसरी दुनिया है। इवान पूछता है वहां कैसे जाया जा सकता है, मैं वहां अकेले जाऊंगा। तो याना कहती है अंधेरे जंगल के पार काली नदी है जो खतरे और धुंध से भरी हुई है, उसको पार करने पर अंधेरी दुनिया का रास्ता खुलता है। फिर अगले दिन इवान याना के साथ उस दुनिया तक जाने के लिए निकल पड़ता है, पर इसके पहले वो याना को लेकर अपने अंधे पिता के पास जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो अंधेरी दुनिया से वापस लौट भी पाएगा या नहीं। इवान का पिता याना की आवाज सुनकर उससे कहता है कि मैंने कई दिनों से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी, मैं अंधा हूँ, इसलिए
इसलिए उसे ढूंढने भी नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से अपना लुहार वाला काम करता हूँ। ये सुनकर याना और इवान दोनों उनकी ऐसी हालत पर दुखी हो जाते हैं। अब इवान को पछतावा हो रहा होता है कि आखिर क्यों वो अपने अंधे बाप को ऐसे हालत में छोड़कर गया। इसके लिए वो अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे इस सफर पर जाने का आशीर्वाद लेता है। फिर वहां से आगे बढ़ने पर वो याना से कहता है। याना उसकी इस इच्छा को पूरी कर देती है, जिससे भट्टी पर काम कर रहे उसके पिता की आंखें वापस आ जाती हैं। इसके बाद नदी के पास पहुंचकर इवान याना से कहता है कि वादे के मुताबिक तुमने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी हैं। इसके अलावा तुमने मेरा बहुत साथ दिया, पर मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा। फिर वो याना को उसका मछली वाला स्कार्फ देकर उसे आजाद कर देता है। अब याना उससे लिए मैं मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, एक बार तुम कामयाब हो जाओ फिर मैं भले ही चली जाऊं। इवान याना का प्यार समझ नहीं पा रहा होता, इसलिए याना भी खुलकर उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। फिर वो भी इवान के साथ नाव पर सवार हो जाती है और दोनों नाव से नदी में आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें चारों ओर मौत के दूतों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। याना कहती है कि यहाँ से अंधेरे का इलाका शुरू होता है। फिर नाव रोककर दोनों वहां एक घाटी में उतरते हैं। इवान कहता है कि ये जगह काफी अजीब है। तभी उस दुनिया का संरक्षक इवान से कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए। याना कहती है कि ये मेरे साथ यहाँ आया है पिताजी। ये सुनकर इवान चौंक जाता है तो संरक्षक कहता है कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। इस पर याना कहती है कि जब से आपने मुझे मछली बनने के लिए मजबूर किया तब से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। तो संरक्षक कहता है मुझे कुछ समय के लिए मजबूरी में करना पड़ा ताकि तुम दुनिया भर से अनुभव और सीख ले सको। याना उनसे कहती है कि हम यहाँ रानी की आत्मा की तलाश में आए हैं। ये सुनकर संरक्षक उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि रानी एक मक्कार और क्रूर महिला थी। उसने राजा से सत्ता हासिल करने के लिए शादी की और गरीबों पर जुल्म किए, इसलिए उसकी आत्मा को इस दुनिया में सजा दी जा रही है और उसे अनंत काल के लिए भूखा रखा जा रहा है। फिर संरक्षक रानी की आत्मा को वहां प्रकट करता है। इवान उनसे कहता है कि शर्त के अनुसार मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, पर धूर्त रानी उसे मना कर देती है। ये देखकर याना अपने पिता से कहती है कि आप कुछ कीजिए। तो उसका पिता रानी को खाने की चीजें दिखाकर कहता है कि तुम अनंत काल के लिए भूख से तड़प रही हो, अगर तुम इस भूख का अंत चाहती हो तो तुम्हें इवान को इजाजत देनी ही पड़ेगी। मजबूर होकर रानी इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ खाने की टेबल के सामने बैठकर नैन्सी और राजदूत मजे कर रहे होते हैं। बेचारा राजा दुखी मन से ये सब देख रहा होता है। तभी रानी की आत्मा ट्रे पर दिखाई देती है और वो सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी की आज्ञा देती हूँ। ये सुनकर राजा तो बहुत खुश हो जाता है, पर नैन्सी बौखला जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इवान ने इतने मुश्किल काम को भी पूरा कर लिया। उधर अंधेरे की दुनिया में याना अपने पिता को धन्यवाद देकर इवान के साथ नाव पर सवार हो जाती है और वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो इवान से कहती है कि तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब वैसे भी तुम राजकुमारी से शादी कर लोगे। पर इवान कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलना चाहता हूँ। इस पर याना कहती है कि यहाँ से जिंदा लौटने वालों को अपनी यहाँ की याददाश्त गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ गुस्से में तिलमिलाई नैन्सी स्टोर रूम में जाकर अपने माँ की आत्मा बुलाने वाली कुर्सी तोड़ने लगती है। तो उसकी माँ उससे कहता, पर मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नैन्सी पूछती है कि कौन सी जानकारी? तो उसकी माँ कहती है कि इवान अकेला नहीं है, अब तक उसने जितने भी कारनामे किए हैं उस सब में उसकी मदद एक जादुई मछली ने की है, और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे राज्य में जादू के इस्तेमाल पर मौत की सजा दी जाती है। नैन्सी कहती है अब मैं समझ गई। इधर नदी में आगे बढ़ते हुए सुबह हो जाती है और जब इवान की आंख खुलती है तो उसकी नाव नदी के किनारे आ चुकी होती है, पर याना से जुड़ी उसकी सारी याददाश्त जा चुकी होती है। इसलिए वो याना से पूछता है कि तुम कौन हो? तो याना कहती है मैं बस एक नाव चलाने वाली हूँ। फिर वो नाव से उतरकर वहाँ से जाने लगता है, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ भूल रहा है। इसके बाद वो नैन्सी के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे काम भले ही पूरे कर दिए हों, पर अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। तो नैन्सी उससे कहती है कि क्या सारे मुश्किल काम तुमने अकेले पूरे किए हैं? इवान कहता है कि नहीं, किसी ने हर बार जादू से मेरा साथ दिया है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। जादू का जिक्र करते ही नैन्सी सैनिकों से कहती है, सुना तुम लोगों ने, पकड़ लो इसे। दूसरी तरफ वहां से बाहर निकाला जा चुका इवान हर उस जगह पर भटक रहा होता है जहां वो याना के साथ गया हुआ होता है, पर उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा होता। फिर जब वो रात में अपने पिता के पास जाता है तो वहां जॉन और रॉन दोनों भाई भी आए हुए होते हैं। दोनों अब मेहनत करने की वजह से सामान्य शरीर के हो चुके होते हैं। इवान का पिता उससे कहता है पिछली बार तुम यहाँ याना के साथ आए थे। इसी बीच इवान की नजर जॉन के हाथ में पकड़ी हुई सुई और धागे पर पड़ती, जिससे उसे याना के साथ बिताए हुए सभी पलों की याद आ जाती है और उसे याना की सुई और धागे वाली बात भी याद आ
जाती है। अब वो अपने प्यार को पाने के लिए निकल पड़ता है और उसकी मदद के लिए उसके पिता भी जॉन और रॉन के साथ अपनी भट्ठी लेकर निकल पड़ते हैं। ये लोग भट्ठी ले जाकर महल का गेट तोड़ देते हैं। वहाँ इवान याना से कहता है कि मुझे सब याद आ चुका है, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था, पर अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। ये मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तीसरी इच्छा में मुझे अपने जैसी एक जादूगरनी बना दो। याना उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है, जिससे नैन्सी भी एक मछली में बदल जाती है। फिर वो जादू से इंसान बनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। तो याना उससे कहती है कि जादुई मछली सिर्फ दूसरों की इच्छा पूरी कर सकती है, अपनी नहीं। नैन्सी का दांव अब उल्टा पड़ चुका होता है, वो चाहकर भी इंसान नहीं बन पा रही होती। तभी वहाँ के कुएं का पानी ऊपर आने लगता है और मछली राजा बाहर आ जाता है। वो नैन्सी को मछली के रूप में देखकर उसे याना समझता है, इसलिए उसे पकड़कर पानी के नीचे ले जाता है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। इधर नैन्सी से छुटकारा पाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। राजा जार को भी फिर से आजाद करके राजा बना दिया जाता है और इवान और याना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह ये फैंटेसी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।